जिंदगी जिंदगी का फलसफा, खुशियाँ रहे या रहे गम की सजा, क्यों बेचैन है हर कोई, जिंदगी का लौट आए, सभी इंसान हो जाए, जो जगे दबी रूह का आज़म। आज कोई खास बात है क्या अफजल, जो तुम मुझे लेने के लिए अपने ऑफिस के इस्तकबालिया तक आए? जब तू मुझसे मिलने के लिए वक्त लेकर आ सकती है तो मैं तुझे लेने के लिए दफ्तर के इस्तकबालिया तक क्यों नहीं आ सकता? क्या बात है, आज तो जनाब के रंग बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। मतलब कि ये कि तू ही बदला हुआ नजर नहीं आ रहा है, तेरी मेहमान नवाजी का तरीका भी बदला बदला है। ओह, दरअसल आज मैं तुझे खुशखबरी देने वाला हूं। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? तुझे याद है आज से बरसों पहले मैंने तुझसे एक दावत का वादा किया था? हाँ याद है। तो बस आज उस दावत का वक्त आ गया है। सच? और जो बात को तू सुनने के लिए यहां तक चली आई है वो बात मैं तुझे दावत के बाद ही बताऊंगा। तो मतलब तूने दफ्तर में ही दावत का इंतजाम कर रखा है? अरे नहीं, इतनी खास दावत के लिए इतनी आम जगह, हमको यहां से कहीं और जाना है। ठीक है, चल। फरमाइए। अफजल, आज लंच तुम्हारे साथ करने का दिल कर रहा है, आ जाओ। नहीं, आज नहीं। क्यों? आज क्यों नहीं? आज मैं किसी खास चाहने वाले के साथ लंच पर जा रहा हूं। कौन था जो तुम्हें लंच के लिए बुला रहा था? ये मैं तुझे दावत के बाद बताता हूं। शेख बोल रहा हूँ। हाँ बोल। अफजल अपनी पुरानी माशूका को गाड़ी में लेके कहीं जा रहा है। अपनी माशूका के साथ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, शादी किसी से और इश्क किसी से। अब माशूका के साथ होगा तो उसे कहाँ होश रहेगा, इसलिए मौका देखते ही उसका खेल खत्म कर दो। जी भाई। हाँ मुनव्वर भाई, लगता है अफजल अपनी माशूका को लेकर लंच करवाने के लिए आया है। कमबख्त बड़ा शौकीन मिजाज आदमी है, इसकी तो मौज ही मौज है। अरे तेरी लाल क्यों टपक रही है, हैं? तू अफजल को टपकाने में ध्यान दे। अरे उसके मजे देखकर तुझे रश्क क्यों हो रहा है? अभी इस वक्त तू अफजल को टपकाने में ध्यान लगा। इतना याद रखना कि पहली गोली तू दागेगा, समझा? ये शेख वगैरह सब बच्चे हैं, ठीक है? जी भाई। शब्बो, आज अपनी पसंद का खाने की फरमाइश करने में कोई तकल्लुफ मत करना, जो दिल करे मंगवा ले।
कोई हसरत नहीं रहनी चाहिए। क्या पता कल को शिकायत करने का मौका मिले भी या नहीं। आज भाई ने अफजल की जिंदगी की आखिरी तारीख तय कर दी है, इसलिए आज उसको हर हालत में ऊपर पहुंचाना है। तुम लोग मेरी बात गौर से सुनो। मैदान एकदम साफ है और अफजल और वो लड़की एकदम अकेले हैं। ओह, तो ये बात है। पर एक बार मैं भी तुझे बता देती हूँ कि अगर तू ये बंबई छोड़ के भागने की बात सोच रहा है ना, तो सोचना भी मत, क्योंकि वो सब ना बेमानी होगी। क्योंकि शब्बो ना तुझे मरते दम तक नहीं छोड़ने वाली है। तो मैंने बड़ी होशियारी के साथ इस पूरे इलाके का मुआयना कर लिया है। लगता है आज अल्लाह भी अफजल की पामाली पर हामी है, तभी तो आज उसने उसे ऐसे मकाम पर खड़ा कर दिया है जहां पर वो मेरा बेखता निशाना कभी खता नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये बातें छोड़ और खाना मंगवा। हाँ, पर क्या मंगवाऊं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करना, तू बोल दे। मैं तुझे सलाह दे सकता हूँ, लेकिन खाना वही आएगा जो तेरी पसंद के मुताबिक होगा। हाँ हाँ ठीक है, अब बोल। चल ठीक है, पहले एक काम कर, कुछ अपनी पसंद का शोरबा मंगवा ले, उसके बाद मुर्ग टिक्का, फिर रेशमी कबाब वगैरह वगैरह। ठीक है। और हाँ, शेख मेरे साथ रहेगा। तुम और नंबर 2 दोनों अपनी अपनी सवारी पर अपने अपने ठिकानों पर मुस्तैद रहोगे, और हम उसका काम खत्म करते ही बिना एक भी पल गवाए यहाँ से फुर हो जाएंगे। देखना, तू पूरा बदला बदला नजर आ रहा है। आज तो तेरी हर अदा लाजवाब है। क्यों? मेरे में ऐसा क्या बदला बदला सा लग रहा है? और क्या, बल्कि मैं तो हैरान हूँ तेरी इस खुशनुमा तब्दीली पर। अगर मुझे पता होता ना कि इतने अरसे जो मैंने सब्र किया है उसका फल इतना मीठा होगा, तो पता है मैं कुछ वक्त और इंतजार कर लेती, ताकि मुझे इससे भी शानदार दावत मिले। ये ले, मैंने इसका कुफ्ल खोल दिया है। मैंने अपने सामान को पहले से ही अच्छी तरह से जांच कर अपने पास रखा है, बल्कि सुबह सुबह पड़ोसी की मुर्गी पर निशाना साध कर देखा कि अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं। अब तुम दोनों फौरन यहाँ से हट जाओ, चलो। ये बता कि आज तुझे ये दावत देने की सूझी कैसे? बस यूं समझ ले कि आज वो घड़ी आ गई। तुझे पता है, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुझे अपना वादा याद भी होगा। अफजल अपना दिया हुआ वादा कभी नहीं भूलता। हाँ, ये बात तो है। आज इस दावत से ना तेरी इस बात की तस्दीक भी हो गई। तो चल बिस्मिल्लाह कर। ये शोरबा कितना लाजवाब है ना। साइका कितना उम्दा है ना। यहाँ का शोरबा हमेशा लजीज होता है। तू यहाँ पहले भी आया है? हाँ, ये मेरी मनपसंद रेस्टोरेंट है। तुझे पता है, तूने मेरी दावत का मजा ना दुगना कर दिया है, ये बोलकर कि ये तेरा मनपसंद रेस्टोरेंट है। मन तो करता है ना कि शब्बू तुझे कुछ नहीं होगा, हौसला रख शब्बू। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। शब्बू, शब्बू कुछ बोल शब्बू। लगता है तेरी नीयत में आज भी खोट था, तभी तो मुझे पूरी दावत भी नसीब नहीं। नहीं शब्बू, शब्बू तुझे कुछ नहीं होगा। शब्बू, हम अस्पताल चलेंगे ना, वहां चल के तू ठीक हो जाएगी। शब्बू हिम्मत मत हारना। शब्बू, अरे कोई है? शब्बू, शब्बू, शब्बू नहीं शब्बू। तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है अफसर। 25 तारीख को मंदों का निकाह है। मुझसे वादा कर कि तू
शादी में जरूर जाएगा। वादा कर हमसे, वादा कर मुझसे, वादा कर। शब्बो, शब्बो नहीं, शब्बो, 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 शब्बो। ओए खोचे, जी बादशाह भाई। अपने आप को बहुत बड़ा सुपारी बादशाह कहता है तू। एक मच्छर को तो मार नहीं सका, उसकी जगह किसी बेगुनाह को टपका दिया तूने। नामाकूल। बादशाह भाई वो क्या हुआ कि ओए चुप! बादशाह तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहता। किसी काम का है नहीं तू, निकम्मा है तू, निकम्मा। बड़ी बड़ी बातें करता फिरता है तू। अरे ओ खोचे, तूने जो गलती की है ना, उसे अफजल तो क्या, तूने अफजल के बच्चों को भी होशियार होने का वक्त दे दिया है। और कहीं पुलिस तहकीकात में अफजल ने मुझ पर शक जाहिर किया ना, तो पुलिस वाले कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैं तो इसी वक्त खालिजी मुल्क निकल रहा हूं। तू अपने गुर्गों को कहीं छुपा दे, समझ गया बेवकूफ? जी बादशाह भाई, समझ गया मैं। और एक बात और, खलीजी मुल्क जाने से पहले मैं तुझे एक मशवरा देना चाहता हूं। तेरे नाम के पीछे से भाई लफ्ज को हटा दे। ये नाम तेरे नाम के साथ में जाता नहीं। भाईगिरी तेरे बस का रोग नहीं, तू कहीं पान बीड़ी की दुकान खोल ले और उस पान बीड़ी की दुकान का नाम मुनावर सुपारी वाला रख ले। समझ गया तू? और एक बात और, कहीं पुलिस तहकीकात में तूने किसी को भी मेरा नाम जाहिर किया तो ये अच्छी तरह से समझ लेना, मैं तेरी सुपारी खलीज मुल्क के भाई लोग को दे दूंगा। समझ गया तू? जी बादशाह भाई। जीनत बेटा, गजब हो गया बेटा। क्या हुआ अब्बू? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बेटा किसी ने बाजार से कादिर भाई को फोन किया और उसने बताया कि। क्या बताया अब्बू? खुदा के वास्ते बताइए ना, क्या बताया? बताया कि रेस्टोरेंट में किसी ने अफजल पर गोलियां चलाई। या अल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं? किसी ने अफजल पर गोलियां चलाई हैं? खबर तो यही मिली है बेटे। अब्बू, अफजल तो ठीक है ना? बताने वाले ने तो सिर्फ यही बताया कि किसी ने अफजल पर गोलियां चलाई। अच्छा आप फिक्र मत करिए, मैं पता लगाती हूँ। हो सकता है किसी ने यूं ही अफवाह उड़ा दी हो। खान तामीरा, फरमाइए। रीटा, मैं जीनत बोल रही हूँ। तुम्हारे साहब कहाँ हैं? जी वो लंच के लिए बाहर गए हो। अच्छा ठीक है। अब्बू, अफजल के घर पे भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। आलम तुम, मेरे भाई? अफजल खान, तशरीफ रखने से पहले इतना ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ मैं एसीपी आलम खान हूँ, तुम्हारा भाई नहीं। तशरीफ रखिए। हाँ तो अफजल खान, आप ये बताइए कि मकतूला शब्बो से आपका क्या रिश्ता था?
दोस्त थी मेरी। सिर्फ दोस्त या कुछ और? अच्छी दोस्त थी। उसके कत्ल की बाबत किसी पर कोई शक? जी नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। चलिए, शक ना सही तो अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि शब्बों का कत्ल कौन कर सकता है। मैंने आपको बताया ना, जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं है वो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। कोई अंदाजा नहीं है आपको कि कत्ल कौन कर सकता है, कातिल कौन होगा? आपसे यही तो कह रहा हूं मैं, मुझे इस मामले में कुछ नहीं पता। हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। आपके ख्याल से इस कत्ल के पीछे क्या मकसद हो सकता है? जिस चीज के बारे में मैं जानता नहीं, बार बार आप वही क्यों पूछ रहे हैं? इसके पीछे क्या मकसद होगा मुझे क्या पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि शब्बों का कत्ल आप ही ने करवाया हो? ये आप क्या कह रहे हैं? ये इल्जाम आप मुझ पर कैसे लगा सकते हैं? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, अपना शक जाहिर कर रहा हूं। आप जनाब रियाज की बेटी से निकाह करने वाले थे। हो सकता है वो आपकी रास्ते का रोड़ा बन रही हो, इसलिए आपने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए सब साजिश रची हो, ताकि आप पर कोई शक ना कर सके। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, शब्बो और मैं अच्छे दोस्त थे। निकाह में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, और आप जैसा खास तौर से इतना निहायत ही मसरूफ कारोबारी अपना सारा कामकाज छोड़कर अपनी दोस्त को लंच कराने के लिए ले जाएगा, ये बात कुछ हजम नहीं होती। खैर, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि शब्बों के कत्ल की बाबत तुम कुछ जानते हो कि नहीं? देखिए, मैं सच कह रहा हूं, मुझे वाकई में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। माफ कीजिएगा अफजल खान, कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल का मकसद आपको मारने का हो और मारी गई मासूम शब्बो? आपने शायद सुना नहीं अफजल खान, कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल का मकसद आपको मारने का हो और मारी गई मासूम शब्बो? ये सिर्फ आपका ख्याल है सीपी साहब, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दुरुस्त फरमाया, शायद ये कयास ही है, लेकिन हमारा ये कयास ही हमें कत्ल के पीछे की हकीकत तक लेकर जाएगा। चलता हूं। क्या हुआ जीनत? अफजल की कोई खबर? नहीं अब्बू, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। किसी को भी इल्म नहीं है कि अफजल कहाँ पर है। अब्बू, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत बेटी, अफजल जहां भी होगा अल्लाह के करम से महफूज होगा। हुजूर साहब। अफजल? अफजल, तुम कहाँ थे अफजल? पता है तुम्हारे बारे में कितनी बुरी खबर सुनी थी हमने। तब से लेकर मैं और अब्बू कितना परेशान है। कहाँ कहाँ तलाश किया तुम्हें। क्या हादसा पेश आया तुम्हारे साथ? अरे सब कुछ पूछ लिया ना जीनत, पहले अफजल मियाँ को थोड़ा दम तो लेने दो। बैठो बेटा, बैठो बैठो। कुल्लन मियाँ पानी लाइए। अब बताओ अफजल मियाँ, तुम्हारे साथ क्या वाकया पेश आया? क्या बताऊं अब्बू, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन था। मैंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा वाकया पेश आएगा। दरअसल आज मैं दफ्तर में था तो मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त का फोन आ गया था और उसने साथ लंच करने का इसरार कर दिया। मैंने हाँ कह दी और उसने फौरन रेस्टोरेंट बुलवा लिया। जैसे ही मैं उस रेस्टोरेंट पहुंचा तो देखा कि
वहां पहले से ही उसके और कई साथी साथ थे। बस हम लोग खाना शुरू ही कर रहे थे कि अचानक गोलियां चल गई और मेरे दोस्त के साथ आई हुई लड़की को गोली लग गई और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने मेरे दोस्तों को और मेरे साथियों को तहकीकात के लिए हिरासत में ले लिया। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ मेरी पहचान का एसीपी खान था। उससे मैंने मिन्नतें की, तब जाकर उसने सबको छोड़ा। बस इन्हीं चक्करों में उलझ गया और आप लोगों को खबर करने का होश ही नहीं रहा। और तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मेरी क्या हालत हो रही थी? मैं समझ सकता हूँ ज़ीनत, मुझे इस बात का अफसोस है। अफजल बेटा, तुम सही सलामत हो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बेचारी मासूम लड़की का कत्ल हो गया, उसका अफसोस भी है। अफजल, वो लड़की कहाँ की रहने वाली थी? मुझे इस बात का तो इल्म नहीं है, हाँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो मेरे दोस्त की शनाज़त थी। अब्बू, अब्बू, मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो ना, क्या कहना? अब्बू, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरा निकाह कुछ दिन तक के लिए मुलतवी कर दें? मुलतवी कर दे? अब्बू, शब्बो की मौत के इतने बड़े हादसे के बाद मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं निकाह का जोड़ा पहनूं। मेरी बच्ची, डट इधर, डट। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं। शब्बो सिर्फ तेरी खास सहेली ही नहीं थी, हमारे बच्ची जैसी थी, हमारे घर का हिस्सा। मगर मेरे लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। शादी के सारे इंतजामात हो चुके हैं, सारे रिश्तेदारों को दावतनामे पहुंच चुके हैं। ऐसे हालात में अगर हम शादी को मुलतवी करेंगे तो लड़के वाले हरगिज तैयार नहीं होंगे। देख पन्नू, तो इस बात से वाकिफ है कि तेरी शादी की सबसे ज्यादा खुशी शब्बो को थी, बोलती ना? जी भाईजान। दुल्हन के लिबास में देखने के लिए सबसे ज्यादा बेताब तुझे शब्बो ही थी, और अब जब वो हमारे बीच नहीं है तो ये हम सबका फर्ज है कि हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे कि उसकी रूह को सुकून मिले। जी। इसलिए बन्नो, तुझे उसकी रूह को सुकून देने के लिए दुल्हन बनना ही होगा। और तू देखना, जिस दिन तू दुल्हन बनेगी ना, तो सबसे ज्यादा खुश शब्बो ही होगी। जी भाईजान। अफसल मियां, अफसल मियां। क्या हुआ अली भाई, इतना भुखलाए वैसे क्यों हो? अरे हुजूर, जरा गला तो तर कर लेने दीजिए पहले, फिर इसकी वजह भी बताता हूँ। अल्लाह। अब तो बताइए क्या बात है? देखो मियां, तुम पर हमला हुआ ये बात तो मुझे पता चल चुकी है, और तुम उस हमले से बचकर आ गए हो, उसका सबूत भी है कि तुम मेरे सामने तशरीफ फरमाओ। लेकिन तुमने ये बाहर हिफाजती दस्ता लगाकर अपने दफ्तर को पुलिस छावनी क्यों बना रखा है मियां? यहाँ आने वाले हर आदमी की वो इस तरह से सख्ती से तलाशी ले रहे हैं जैसे वो तुमसे मिलने नहीं आ रहा हो, बल्कि मुल्क के वजीर आजम से मिलने आ रहा हो। माजरा क्या है भाई? जब मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था तो मुझे अपनी हिफाजत करना लाजिम हो गया था। ये बॉडीगार्ड्स मेरी हिफाजत के लिए है। पर मेरे भाई, ज्यादातर लोग तो इस मुगालते में हैं कि वो गोली तुम पर चली है किसी और पर। लेकिन तुम्हारी ये हिफाजत का लाओ लश्कर देखकर तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि वो गोली तुम पर ही चली थी। फिर लोग तुम्हारे साथ कारोबार करना तो दूर, तुमसे मिलने के लिए भी कतराने लगेंगे, और उन्हें ये डर सताने लगेगा कि कहीं तुम पर चले अगली गोली का शिकार वो ना बन जाए, शब्बों की तरह। खैर, ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से ये काम किसका हो सकता है? अली भाई, ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर तुम जानते हो। अरे हुजूर, जरा गला तो तर कर लेने दीजिए पहले, फिर इसकी वजह भी बताता हूँ। क्या हुआ अली भाई, इतना भुखलाए वैसे क्यों हो? अरे हुजूर, जरा गला तो तर कर लेने दीजिए पहले, फिर इसकी वजह भी बताता हूँ। क्या हुआ अली भाई, ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर तुम जानते हो।
कि ये काम किसने करवाया, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जरिए ये पैगाम उन तक पहुंचा सकूं कि अफजल पहली गलती माफ करता है, दूसरी नहीं। उनसे कह देना कि मैं इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, वरना अफजल किसी से कम नहीं है। जी साहब। ये बताइए गायकवाड़ साहब कि शब्बो के कत्ल के मामले की तफ्तीश कैसी चल रही है? मेरे हिसाब से तो तफ्तीश का रुख सही जा रहा है, और जो मैंने तहकीकात की उसे साफ साफ पता चलता है जिस गोली से शब्बो की मौत हुई, दरअसल वो अफजल खान पर चलाई गई थी, और जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो भाड़े के टट्टू थे, और अभी तक कोई भी चश्मदीद गवाह न मिलने की वजह से उनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन इस बाबत तुमने अफजल खान से कुछ पूछताछ की? जी जनाब, इस मामले में अफजल खान से काफ़ी पूछताछ की, वो कुछ भी बताने की तैयार नहीं है, और उनका एक ही कहना है कि उनको किसी पर शक नहीं, और उनका बिजनेस भी इतना बड़ा नहीं है कि उन पर कोई गोलियों की बौछार करे। और लेकिन जनाब, मेरे खबरी ने कुछ और ही जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है तुम्हारे खबरी ने? अफजल के ताल्लुकात खलीज मुल्क में कारोबार करने वाले बादशाह पठान के साथ था, और जिस दिन शब्बो की मौत हुई उसी दिन बादशाह पठान बम्बई छोड़कर खलीज मुल्क चला गया। और जनाब, मुझे तो शक है कि इसके पीछे बादशाह पठान का हाथ है। मुझे आप जैसे काबिल अफसर से यही उम्मीद थी। फरमाइए जनाब। जी जी जनाब, जैसा आप मुनासिब समझें। गायकवाड़, शब्बो केस की तफ्तीश बंद कर दी जाए। तफ्तीश बंद कर दी जाए? पर क्यों जनाब? कमिश्नर साहब को ऊपर से दबाव है कि शब्बो की केस की तफ्तीश बंद कर दी जाए। जैसा आपका हुक्म। अब तुम जा सकते हो। वल्लाह, बहुत ही बेहतरीन दावतनामा छपा है, बहुत ही खूबसूरत। आपने तो कमाल कर दिया कादिर भाई। अच्छा, वो पकवान वालों से बात हुई आपकी? जी जनाब, उनसे हर तरह की बातें हो चुकी हैं, हर तरह के खाने का बंदोबस्त किया गया है। अच्छा है। ताजिनकरों से बात हुई आपकी? जी हाँ जनाब, उनसे भी सारी बातें हो चुकी हैं। तुम्हारी ये बातें मेरा दिल खुश कर रही हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। तुम किसी पशुपेश में हो, बताओ ना क्या बात है। वो बात यह है कि हाँ हाँ बताओ, बेझिझक बताओ। बहुत देर से मुझे लग रहा था कि तुम कुछ कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी जबान तुम्हारा साथ नहीं दे रही। जनाब, सारे बाजार में ये खबर है कि जिन गोलियों से कोई शब्बू नाम की लड़की मारी गई थी, दरअसल वो गोलियां अफजल पर चलाई गई थी। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? जी जनाब, जो मैंने बाजार से सुना वही बता रहा हूँ। क्या बात है आलम, तुमने मुझे अपने ऑफिस में क्यों बुलाया? अबू, एक बड़ी संजीदा बात है। बेटा, वो तो मैं तभी समझ गया था जब तुमने मुझे यहाँ आने के लिए बोला था। हाँ अबू, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे आपको यहाँ पर बुलाना पड़ा। बेटा, सीधे सीधे बात करो, यूं घुमा फिरा कर मत बोलो कि माजरा क्या है। अब्बू, मैंने आपको शब्बो के कत्ल के बारे में बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है, और खास बात यह है कि उन गोलियों का निशाना शब्बो नहीं, अफजल भाईजान थे। अफजल? ये तो क्या कह रहा है? जी अब्बू, हमें कुछ ऐसे सुरागात लगे हैं जिनसे हम कातिलों तक पहुंच सकते हैं, जिन्होंने अफजल भाईजान को मारने की कोशिश की। लेकिन हमें ऊपर से हुक्म है कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। एक मासूम की जान चली गई
और ऊपर वालों का हुक्म है कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए। हम पुलिस वाले भी कभी कभी कितने मजबूर हो जाते हैं। हाँ अब्बू, लेकिन इस सब मामले में अब मुझे अफजल भाईजान की जान की फिक्र हो रही है, क्योंकि जो लोग उन्हें मारना चाहते थे वो अब बेखौफ घूमेंगे और अपना मकसद पूरा करने के लिए वो कोई भी कोशिश करेंगे। मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि अफजल एक ना एक दिन ऐसे रंग दिखाएगा जिससे हमें बहुत गहरी चोट पहुंचने वाली है। बेटा, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अफजल खुद कुछ नहीं करना चाहता है। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वहां उसे आबरू और उसकी जान दोनों जाने का खतरा है। उसने जो रास्ता चुना है वहां पर तो ऐसे हादसे होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। लेकिन अब्बू, हम सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह सकते हैं? आलम, मेरे बच्चे, एक भाई होने के नाते तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है ये मैं बहुत बेहतर जानता हूं। आखिरकार मैं अफजल का बाप हूं। तो दिल छोटा मत कर, अल्लाह बहुत बड़ा रहीम और करीम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन उसे अपनी गलतियों का और अपने गुनाहों का एहसास होगा। आमीन। क्या बात है अब्बू, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। दरअसल कादर भाई ने शब्बो के कत्ल के बारे में ऐसी बात बताई है जो परेशान कौन है। उन्होंने ऐसा क्या कहा जो आप इतना परेशान हो गए? उन्होंने बताया कि बाजार में ऐसी हवा है कि जो गोलियां शब्बो पर चलाई गई थी दरअसल वो गोलियां अफजल पर चलनी थी। अफजल? ये आप क्या कह रहे हैं अब्बू? अफजल से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है जो उसे मरवाने की कोशिश करेगा? इसी बात से तो मैं हैरान हूं। कारोबारी रंजिश तो सब जगह होती है लेकिन कोई किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करता। और ये बात मुझे और हैरान कर रही है कि अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो ये फिक्र की बात है बेटी। अब्बू, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। इन सुनी सुनाई बातों पर लोगों को तो बस मौका चाहिए फिजूल की बातें उड़ाने का और मजा लेने का। जितने मुंह उतनी बातें। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे और अफजल की शादी से हसद रखने वालों को इस हादसे की बदौलत मौका मिल गया अपनी भड़ास निकालने का। आप अपना दिल छोटा ना करें, मुझे ये सब बातें फिजूल लगती हैं। अल्लाह करे ये सच हो बेटी। निकाह पढ़ेंगे भाई। बन्नू खान बिनते रहमान खान, आपको बाइवज 5000 महर मुअज्जल अयूब खान इब्ने रहमत खान के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। कहिए कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। अब्बू ने बताया कि उन्हें खबर मिली है कि जिन गोलियों से उस लड़की को मारा गया था दरअसल वो गोलियां तुम्हारे लिए थी। अब्बू को ये बात कैसे पता चली? कादिर चाचा से। अच्छा, और उन तक ये खबर कैसे पहुंची? उन तक भी पहुंच गई? क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसी अफवाहें मुझ तक भी आ रही हैं। अपने मुल्क के लोगों को जरा सी बात का अफसाना बनाने का शौक है। न जाने किसने ऐसी फजूल की अफवाह उड़ा दी।
लोगों को तो बड़ा मजा आता है ऐसी बातों को नमक मिर्च लगाकर चटकारे मारते हुए दूसरों को सुनाने में। सब बेकार की बातें हैं। तुम्हारी बातों से दिल को सुकून मिल गया। खैर छोड़ो, ये बताओ कि हमारी शादी में तुम्हें मुझसे तोहफा क्या चाहिए? तोहफा तुमसे? हाँ और क्या, तुम्हारी जो भी फरमाइश है अभी बता दो तो मुझे लेने में आसानी हो जाएगी, वरना शादी के बाद ये नहीं कहना कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया। समझी? मैं चाहता हूं कि ये तोहफा मेरे प्यार का यादगार नजराना बन जाए। इतना सोचते हो तुम मेरे लिए? जाने मन अगर तुम्हारे बारे में नहीं सोचते तो तुम्हारे साथ शादी के रिश्ते में बनते ही क्यों? अच्छा, मुझसे नहीं बनते तो फिर किससे बनते? है कोई जिसने मेरे रातों की नींद और दिल का चैन छीन लिया है? अल्लाह का शुक्र है कि शादी से पहले मुझे अपने रकीब का पता चल गया। अच्छा ये तो बताओ कौन है वो? है सिर्फ जीनत 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 बिनते रियाज अहमद, आपको बाईवज 50,000 महर मुअज्जल अफजल खान इब्ने रहमान खान के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। अफजल खान रहमान खान जीनत बिनते रियाज अहमद को रियाज अहमद की वकालत और महमूद अली की गवाही और हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में बाईवज महर मुअज्जल 50,000 रुपये सिक्का रायजतुल वक्त आपको निकाह में दिया जाता है। कहिए मैंने कबूल किया। कबूल है। कहिए आपको कबूल है? कबूल है। आपको निकाह कबूल है? कबूल है। तुम जल्दी जल्दी बाकी का सामान भी बांध लो, आलम सवारी लेकर आता ही होगा। ये सच कहूं तो ये घर छोड़कर जाने को मेरा जरा भी मन नहीं है। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा, पर क्या करें, आलम को कोठी मिली है, वहां तो जाना ही पड़ेगा ना, और उसे तो अपने ओहदे के मुताबिक रहना है। मुझे तो आपके और आलम की जिद की बदौलत वहां जाना पड़ रहा है, वरना ये घर मैं कभी नहीं छोड़ती। सारी जिंदगी मैंने यहाँ बिताई। वहां कैसे लोग होंगे, कैसे पड़ोसी होंगे, यहाँ तो हम सबको जानते हैं, मुद्दतों से साथ रह रहे हैं। सुरैया, मैं मानता हूँ वहां के पड़ोसी यहाँ के पड़ोसियों की तरह नहीं होंगे। यहाँ तुम एक हवलदार की बीवी हो और वहां तुम एसीपी साहब की अम्मी होगी। यहाँ तो तुम कैसे भी कपड़े वपड़े पहन के रह लेती हो, पर वहां तुम्हें बड़े ठाट बाट से रहना होगा। अजी रहने दीजिए, मैं तो हवलदार रहमान की बीवी कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी। अच्छा सुनिए, पड़ोस में मैं शब्बू की अम्मी से मुलाकात करके आती हूँ, वरना उन्हें बुरा लगेगा कि जाते वक्त मुलाकात नहीं करके गए। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। मिलकर जाओ, आते मिलकर आओ। आओ सब लोग आओ,
और सामान उठाना शुरू करो, ध्यान से। अब्बू, हाँ? आप मजदूरों का सामान भिजवाना शुरू कीजिए, मैं सवारी में लगवा देता हूँ। हाँ, बाकी का सामान भिजवा देता हूँ, तुम चलो। हाँ? अफजल बेटे, बैठो। तुमने यहाँ रहने की हमारी इल्तिजा को कबूल करके हमें हद से ज्यादा खुशी दी है। तुम दोनों के यहाँ आने से अब ये घर आशियाना नजर आने लगा है। जीनत के जाने के बाद शाम को ये हवेली तो भूत महल लगती थी। अब तुम दोनों के आने से यहाँ घर में फिर से रौनक आ गई है। अब्बू, हमें भी आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, क्यों अफजल? हाँ अफजल बेटे, बड़े दिन से हमारे दिल में एक बात आ रही है। तुम दोनों गौर से उसे सुनना और फिर फैसला करना। बात दरअसल ये बरखुरदार कि अब जिंदगी में बहुत भाग दौड़ कर ली, बहुत जद्दोजहद हो गई। अब हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। ऐसे में हमारा ये मशवरा है कि क्यों ना रियाज तामीरात और खान तामीरात को एक ही इदारे में बदल दिया जाए। और वैसे भी अच्छा नहीं लगता बेटे कि मियां बीवी के इदारे एक दूसरे के हरीफ हों। ऐसे में क्या होगा बेटा कि कारोबारी तनाव घर तक आ जाएगा और घर का माहौल खराब हो जाएगा। मुझे तो यही ठीक लगता है कि दोनों इदारों को एक कर देना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है बरखुरदार? लगता है हमारे दामाद मियां को हमारा ख्याल पसंद नहीं आया। हाँ, इतना जरूर है कि आपकी इस तजवीज में मैं कश्मकश में जरूर पड़ गया हूं। कैसी कश्मकश? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं आपकी मोहब्बत और फराख दिली में मैं अपना खुद का वजूद ना खो बैठूं। बेटे, हम तुम्हें अपना वजूद कैसे खोने देंगे? अल्लाह के फजल से तुम्हारी बेमिसाल शख्सियत ही तो तुम्हारा वजूद है, और हम तुम्हारी इस बेमिसाल शख्सियत के कायल हैं बेटा। ठीक है अब्बू, फिर भी मुझे सोचने के लिए थोड़ी सी मोहलत चाहिए। ठीक है, तुम सोच समझ कर बताओ। तो फिर ठीक है, अब्बू की ये अदालत आपको 24 घंटे की मोहलत देती है और आपका वक्त शुरू होता है अब। यार, ये ऊपर वाले का हिसाब भी बड़ा अजीब है। वो एक हाथ से किसी को सुख देता है तो दूसरे हाथ से तकलीफ भी डाल देता है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और क्या, देखना, पहले मैं पुराने घर में रहता था, उसने मुझे वहां से उठाकर पुलिस कोठी में डाल दिया और एक दूसरी मुसीबत जान को दे डाली। अब ये मंजिल से उठ करके कोठी में पहुंच गए, इसमें भी आफत आ गई। भाई, जैसे किसी जानवर को पिंजरे में डाल दिया गया। ये क्या बात हुई? यानी कि तुम वहाँ कैदी जैसा महसूस कर रहे हो? भाई, कोठी में रहने वाला हर आदमी जैसे घर पहुंचते ही अपने दरबे में कैद हो जाता है। कोठी का दरवाजा बंद करते ही जैसे उसका बाहर की दुनिया से नाता ही खत्म। भाई, इससे तो अपनी मंजिल बहुत बेहतर थी। खूब खुला खुला माहौल था, पूरी बस्ती जैसे एक बड़े खानदान की तरह हो। बिना तकल्लुफ के किसी के भी घर में चले जाते बातें करने के लिए। सबसे बहुत अच्छी तरह का भाईचारा था, तन्हाई का नामो निशान नहीं था वहां। लेकिन कोठी में तो आते ही आप हैं और आपकी कोठी की चार दीवारी। कोठी की तन्हाई भरी जिंदगी तो बस काटने को दौड़ती है। अगर ऐसा है तो सुरैया भाभी का क्या हाल होता होगा? तुम तो दफ्तर के लिए चले आते हो, उन बेचारी को दिन भर अकेले रहना पड़ता होगा। हाँ शांताराम, तू ठीक कह रहा है। मुझे बहुत तरस आता है उस पर। आलम और मैं तो सुबह सुबह काम पर निकल जाते हैं, वो सारा दिन घर में अकेली पड़ी रहती है। मुझे बहुत तरस आता है उस पर। तेरी मुसीबत का एक ही हल है,
वो क्या? तू जल्दी से आलम की शादी करवा दे। कुछ दिन में बहू आ जाएगी तो सुरैया भाभी का भी मन लगा रह जाएगा और कुछ दिनों में पोता पोती भी आ जाएंगे। अरे शांताराम, ये तूने बड़े पते की बात कही। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। चलो देखते हैं। हाँ? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अचानक मैंने ये मीटिंग क्यों बुलाई, तो इसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह तो यह है, और ये जानकर आप लोगों को खुशी होगी, कि हमने खान तामीरात को रियाज तामीरात में जम कर दिया है। यानी कि दोनों इदारे मिलकर एक इदारा बन गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल्लाह इससे तो अपना कारोबार और भी बढ़ जाएगा। और दूसरी वजह यह है कि रियाज तामीरात के नए नाज़िम आला होंगे कुव्वत अमल रखने वाले नौजवान कारोबारी जनाब अफजल खान। अब ये मीटिंग बर्खास्त होती है। मुबारक हो। मुबारक हो सर, मुबारक हो। जिंदगी का फलसफा, खुशियां रहे या रहे गम की सजा, क्यों बेचैन है हर कोई, पल पल हर पल खुशियों की एक वजह